हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस दैट इज फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल फार्मेसी के यूनिट नंबर 5, जिसके जनरली 3 टॉपिक्स थे। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर बताया था पूरे के पूरे आईपी का मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि इस यूनिट के अंदर क्यों जरूरी है, ये इस यूनिट में क्या जरूरी है, इस यूनिट की प्रॉपर डे टू डे लाइफ में हमें क्या जरूरत पड़ती है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो चैनल को चेकआउट कीजिए, अदरवाइज उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लीज उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। सो हम बात कर रहे हैं पैकेजिंग की, राइट। सो पैकेजिंग होती क्या है, एनी आइडिया? सो पैकेजिंग के बारे में अगर हम बात करें तो पैकेजिंग क्या होती है? पैकेजिंग इज द आर्ट और साइंस which makes a pharmaceutical products for a suitable transportation, for a suitable use, display and protection. Okay? So जो मैंने आपको बोला है वो लिख के दे देता हूं मैं, ठीक है। So it is a art or science. It is a art or science which makes pharmaceutical product suitable for ट्रांसपोर्टेशन के बाद में और क्या हमको करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको यूज करना है एंड डिस्प्ले। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हमने ये क्यों किया? ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्ट, डिस्प्ले, यूज, ये सब क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे यूजर्स को हम प्रॉपर अमाउंट में या फिर सही तरीके से सही टाइम पे हम उसको दवाइयां पहुंचा सकें, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू दिस पैकेजिंग व्हाट हैपेंस, पैकेजिंग की वजह से क्या होता है कि जो आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं एक्चुअली दे retains their therapeutic value for a longer time period, ठीक है। लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए वो इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। पुराने जमाने में एक्चुअली में क्या होता था, पुराने जमाने की बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअली में क्या होता था ना कि उस समय पे ग्लास जो होता है, ये ग्लास जो होता है, इस ग्लास का काफी यूज किया जाता था समय के टाइम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके एक्चुअली में एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज तो आप सबको पता ही होगा क्या है, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज एक्चुअल में क्या है कि ये जो होता है ना, ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक, डिसएडवांटेज ना, हाँ। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये हैवी होते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ इनके अंदर फ्रेजाइल नेचर होता है, या फिर ये ब्रेकेबल होते हैं। ब्रेकेबल इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सिंपल सा आपका अगर कोई कंटेनर है जो कांच का बना हुआ है, ये किसी हाइट पे अगर रखा हुआ है ना, और अगर ये हल्का सा भी टच होके नीचे फ्लोर पे गिरा, सीमेंटेड फ्लोर पे, जहां उसको शॉक ज्यादा लगा, तो इट विल शैटर्ड इनटू पीसेस, ठीक है। ये पीसेस में आपके टूट के अलग हो जाएगा, ठीक है, ये पीसेस में टूट जाएगा। हैवी होता है, वही अगर मैं बोल लूं कि 250 ml का कांच का ग्लास उठाइए, 250 ml का प्लास्टिक का ग्लास उठाइए, स्टील एल्यूमिनियम का ग्लास उठाइए, आपको हैवी, कांच वाला हैवी फील होता है, ऑब्वियसली होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इट प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्यों जरूरत है? ट्रांसपेरेंसी से हमें क्या बेनिफिट मिला? ट्रांसपेरेंसी से हमें ये बेनिफिट मिला कि जैसे हम अगर हमको खोलने की जरूरत नहीं है, हमने कांच की शीशी उठाई, देखा उसको, और जैसे ही देखा तो सिंपल सा देखकर ही हमें पता पड़ गया कि वो कैसा है, ठीक है, देख के हमें पता पड़ गया। तो ये इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके कॉम्पोजिशन की,
कि जो कॉम्पोजिशन होता है पैकेजिंग का वो क्या होता है। तो इस कॉम्पोजिशंस के अंदर बेसिकली हमें क्या चाहिए, चार चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहला जो चाहिए वो चाहिए कंटेनर इटसेल्फ। कंटेनर चाहिए, कंटेनर के अंदर फिल करेंगे। कंटेनर को फिल करने के बाद उसको क्लोज करने के लिए चाहिए क्लोजर। उसके बाद में हमें चाहिए अदर मटेरियल्स, ठीक है। और अदर मटेरियल्स के साथ साथ हमें जो चाहिए वो, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो कंपोजिशन में हमने बताया कि हमें क्लोजर चाहिए, कंटेनर चाहिए, क्लोजर चाहिए, अदर मटेरियल्स, और उसके साथ साथ हमें चाहिए बॉक्सेस, ठीक है। बॉक्सेस क्यों चाहिए कि हमने मटेरियल बना तो लिया, छोटे छोटे मटेरियल्स को शीशियों को जेब में रखकर लेकर जाएंगे क्या, नहीं ना। उनको बॉक्सेस के अंदर बंद करके एक प्रॉपर एरिया देके प्रॉपर अमाउंट में बंद करके फिर ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, ठीक है। तो जब ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर क्या होता है कि कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। ये तो चार चीजें थी, कंटेनर इटसेल्फ चाहिए, क्लोजर चाहिए, उसके साथ में कुछ अदर मटेरियल्स लाइक जैसे कैपिंग करने के लिए जिसके अंदर मार्किंग लगी होती है। आपको पता होता है बच्चों के सिरप्स अगर आप लेने जाते हैं ना, तो एक क्लोजर के साथ साथ ऊपर एक व्हाइट कलर की प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक का कवर टाइप का लगा रहता है जिसके अंदर मार्किंग रहती है कि 5 ml है, 10 ml है, 15 ml है, ठीक है। वो मार्किंग इसके अंदर लगी हुई है, उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में हम क्लोजर लेते हैं, प्रॉपर अमाउंट में ml देके हम सुटेबल अमाउंट में उसको प्रोवाइड करा देते हैं। इसके साथ साथ अदर मटेरियल्स हो गए, नहीं बॉक्सेस, या फिर इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं कार्टन्स। कार्टन्स बोलते हैं इनको, कार्टून्स नहीं बोलते। कार्टून्स आर द कैरेक्टर्स, राइट। ये कार्टून्स कैरेक्टर्स नहीं है, ये कार्टन्स हैं जिनको बोलते हैं बॉक्सेस, ठीक है ना। नहीं तो आप कार्टून्स बोलो कि हमको पैकेज करने के लिए कार्टून की भी जरूरत है, वो जो पैक करेगा वही कार्टून है ऐसा नहीं है ना। जो कार्टन्स है उसके अंदर हम प्रोडक्ट को पैक करेंगे फिर, ठीक है। सो इसके बाद ये आप लोगों ने लिख लिया होगा आई थिंक। सो we'll move on our next topic, which are the in which we are going to study about the ideal properties of packaging, कि आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं पैकेजिंग की, ठीक है। सो हम देख रहे हैं आइडियल प्रॉपर्टीज, राइट, ठीक है। आइडियल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, सो आइडियल प्रॉपर्टीज में क्या चाहिए, सबसे पहले आईपी कर दूं चलेगा ना आपको। आइडियल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें जो चाहिए वो क्या है, आइडियल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमें चाहिए कि वो प्रोटेक्ट करना जानता हो, मतलब कि उसके अंदर टेंडेंसी हो कि वो मटेरियल्स को प्रोटेक्ट कर सके। कौन सी मटेरियल्स को, फॉर एग्जांपल जैसे मटेरियल्स की अगर मैं बात करूं कि जो आपके प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं वो जो होते हैं जिनके अंदर हम मटेरियल्स डालते हैं, ठीक। तो ये जो प्रोटेक्ट होता है ना, इसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए किससे, जो हमारे इन्वायरमेंट होते हैं ना, जो हमारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं उनसे इसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे इसके अंदर एबिलिटी हो कि प्रोटेक्ट कर सके, कि जैसे लाइट से वो इसको प्रोटेक्ट कर सके, लाइट के साथ साथ वो इसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, मॉइस्चर के साथ साथ एयर से प्रोटेक्ट करे, उसके साथ साथ माइक्रोब्स से प्रोटेक्ट करे, ठीक है ना। सो दीज आर द कंडीशंस फ्रॉम व्हिच वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर मटेरियल्स, देयरबाय वी आर पैकिंग इट, राइट। अब हमें लाइट से क्यों जरूरत है प्रोटेक्ट करने की, व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम लाइट। As we know, there are certain compounds which is having tendency of photosensation, which means they are photosensitive. That means they can degrade or they can changes into some other form in the presence of light. Therefore, to protect from light, we generally used colored compounds, especially ambered color bottles, right? मतलब कि ambered color bottles जो होती हैं, ambered कलर बॉटल्स जो होती हैं उनको हम जनरली यूज करते हैं। मॉइस्चर से प्रोटेक्ट क्यों करना है, क्योंकि जो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रो मतलब वाटर और स्कोपी मतलब आप समझते ही हैं,
राइट, मतलब कि ऐसे कंपाउंड्स जो मॉइस्चर से, एयर से मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, दे आर कॉल्ड हाइग्रोस्कोपिक। सो वो हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स को मॉइस्चर से प्रिवेंट कर सकें। एयर से क्यों प्रोटेक्ट करना है हमको? एयर से इसलिए प्रोटेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आपको खाना खाने के लिए बुलाया मैंने, खाना आपको परोस कर दिया, उसके बाद में क्या हो रहा है, धूल मिट्टी आ रही है, आंधी आई, धूल मिट्टी आई, जिसकी वजह से सारा का सारा कचरा उड़ के आपकी थाली में आ रहा है। क्या आप उस थाली का खाना ग्रहण करेंगे, खाएंगे उस खाने को? नहीं ना। सेम सिंपल सा होता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ में। मतलब कि ये कि एयर जो है वो जनरली क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल्स को लेकर आएगी, अदर सब्सटेंसेस जो है वो धूल मिट्टी में से उठा के लेके पेरेंट्रल्स में या दूसरे प्रोडक्ट्स में डाल देगी। उससे क्या होगा, कंटामिनेट होगा प्रोडक्ट। हमको देना था पेशेंट को बेटर फील करवाने के लिए, पर पेशेंट क्या हुआ, पेशेंट ऑलरेडी इस कंडीशन में था, राइट। फील ऐसा करवाना था, पेशेंट इस कंडीशन में था, लेकिन क्या हुआ, पेशेंट और तबीयत बिगड़ गई, और हो सकता है कि फिर पेशेंट ही ना बचे, ऐसी भी कंडीशन आ सकती है, हो सकता है ना, कुछ भी पॉसिबल है। सो इसीलिए क्या करते हैं हम इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स जो होते हैं, जनरली माइक्रोब्स जो होते हैं, ये इनका कंटामिनेशन जो आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म्स होते हैं, जस्ट लाइक सिरप्स, एलिक्सर्स, है ना। और एलिक्सर्स के साथ में आप मान लीजिए आपके जो ईयर ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स, नेजल ड्रॉप्स, ड्रिप्स जो आती हैं, वो इनके अंदर कंडीशंस जो होंगी, अगर आप वो दोगे, इंजेक्शंस, स्पेशली इंजेक्शंस, आईवी के बारे में कुछ आपको बताता हूं। माइक्रोब्स कंडीशन में सबसे ज्यादा किसके अंदर होते हैं, जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स होते हैं वो। पेरेंट्रल का मतलब क्या होता है, पेरेंट्रल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपने पढ़ा होगा कॉग्नोसी के अंदर 4th सेमेस्टर में। फिर भी 1 मिनट लेके आपको मैं समझा ही देता हूं क्या होता है। पेरेंट्रल शब्द को अगर आप तोड़ते हैं तो आपको 2 शब्द मिलेंगे, एक मिलेगा पार, दूसरा मिलता है ENTERAL, मतलब कि एंटरल। एंटरल रूट जो होता है, पेरेंट्रल रूट हो या एंटरल रूट हो, उसका क्या होता है, वो माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाके खत्म होता है। तो माउथ से एनस तक का रीजन जो है वो एंट्रल पार्ट है। लेकिन इस एंट्रल पार्ट में क्या होता है कि ये जो आपकी ड्रग होती है, ये ड्रग आपके एब्जॉर्ब होती है, और ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद में कहाँ जाती है, आपके जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है ड्रग। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग जा रही है एंटरल रूट से, मतलब माउथ से लेके एनस तक, आप सिंपल सा बोल सकते हैं GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वो आपके ड्रग को एब्जॉर्ब करा के सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपको पहुंचा देगी। लेकिन पार का मतलब होता है अवे, ठीक है। अवे मतलब होता है दूर, मतलब कि हमें इस ओरल रूट से हमको नहीं पहुंचाना है, पर फिर भी हमको ड्रग कहां पहुंचाना है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में। सो ऐसे रूट से जाएगी दवाइयां। अब पेरेंट्रल रूट कौन कौन से हो सकते हैं, IV हो सकता है, ठीक है, SC हो सकता है ना, IM हो सकता है ना, और SDB हो सकता है, ठीक है। IV का मतलब इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, सबडर्मल, है ना, या दूसरे रूट्स जो होते हैं वो। सो ये सब क्या करते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग पहुंचाते हैं। और अब जरा सोचने वाली बात है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट अगर ब्लड जाएगी तो उसका ऑनसेट ऑफ एक्शन कैसा होगा, फास्ट होगा कि नहीं होगा, मानते हो ना इस बात को, ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होगा। अब अगर ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट हो रहा है तो ड्रग जैसे ही हमने वेन्स में दी, वैसे वो अपना असर दिखाना चालू करेगी। मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी 1 होती है, मतलब 100% होती है, और ऑनसेट ऑफ एक्शन फास्ट होता है। अब जरा सोचो, ऐसी ड्रग्स के अंदर अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन आ जाए तो क्या वो ड्रग पेशेंट को ट्रीट कर पाएगी? मैंने अभी जैसा बताया था ना, स्माइली फेस, फिर मैं टाइप, फिर थोड़ा डल और अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, अगर बहुत ज्यादा कंडीशन खराब हो। एक तो पेशेंट बीमार है ना, ऊपर से आप ऐसा IV दे दो जो और बीमार कर दो उसको, क्या मतलब।
नहीं ना। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए भी हमें पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो दीज आर दी एंटरल प्रोडक्ट्स, राइट। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. Actually not the next topic, there are certain points we still have. This is the actual first point in which we studied about environmental condition. It must also protect from mechanical conditions also. जो मैकेनिकल हैजार्ड्स होते हैं ना, उससे भी इसको प्रोटेक्ट करना आना चाहिए. मैकेनिकल हैजार्ड जैसे एब्रेसिवनेस होती है ना, शॉक होता है, ठीक है. उसके बाद में कंप्रेशन होता है. कंप्रेशन के साथ साथ में आप बोल सकते हो कि आपके पंक्चर जो होता है वो, ठीक है. तो दीज आर दी मैकेनिकल हैजार्ड्स, राइट. अब इनके अंदर क्या होता है देखें जरा. एब्रेसिव का मतलब होता है आपके चार्ज आना, चार्ज, और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ठीक है. इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का प्रोडक्ट के अंदर बन जाना इज कॉल्ड एब्रेसिवनेस. अब इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज नहीं बने या इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर बन जाता है तो उसको हमारे पैकेजिंग को क्या करना आना चाहिए, टैकल करना आना चाहिए. दैट्स व्हाई वी कॉल इट्स द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल्स, है ना. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अगर जनरेट होता है तो उसको टैकल करना आना चाहिए. उसके साथ में शॉक. शॉक क्यों? अब जैसे आपको पता है अपने यहाँ पर रोड्स कितनी अच्छी हैं आप भी जानते हैं, ठीक है. बम्पी रोड्स बहुत ज्यादा होते हैं. अब बम्पी रोड्स में या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पिछड़े इलाके में रहते हैं जहां रोड्स भी नहीं बनती हैं. तो ऐसे लोगों के पास में अगर आपको मेडिसिन पहुंचानी हो तो आपको बम्पी रोड से होते हुए जाना पड़ेगा, राइट. तो वहां पे जब बम्पी रोड से जाओगे तो बम्पी रोड से जाने पर शॉक होगा, मटेरियल्स आपस में टकराएंगे, पैकेजिंग भी टकरा सकती है. तो ऐसी मटेरियल्स को प्रिवेंट करे. ऐसा नहीं हो कि हल्का सा शॉक लगा और गया काम से. मेरे को आप कंसीडर करके चलिए एज अ फार्मास्यूटिकल पैकेज, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट. मैं अगर मेरे को हल्का सा शॉक लगा उसको मैं झेल गया, देन आई एम वेल एंड गुड. हल्का सा शॉक लगा, हाथ टूट के उधर गिरा मेरा, इधर शॉक लगा, हाथ टूट के उधर चला गया मेरा, तो क्या मैं सही जगह पे सही टाइम पे पहुंच पाऊंगा? क्या सही कंडीशन हो पाएगी मेरी? बिल्कुल नहीं, राइट. सो ऐसा ही होता है हमारे किसके साथ, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के साथ में, ठीक है. अब बात करते हैं कंप्रेशन. कंप्रेशन की तो क्या ही बात करी जाए. हमारे इंडियन रेलवे सिस्टम में जनरल्स के जो डब्बे आते हैं, इवन स्लीपर्स के भी जो होते हैं, और साथ साथ में आपने अगर देखा लोकल बसेस जो चलती हैं उसमें क्या करते हैं, सीट्स होती है 50 की, लेके जाते हैं 80. सोचो एक व्यक्ति को चाहे बैठने के लिए इतनी जगह मिल रही थी, उसको इतनी सी जगह मिले बैठने के लिए, क्या होगी उसकी हालत. सेम केस बता रहा हूं मैं यहां, ठीक है. अब कंप्रेशन हल्का सा प्रेशर पड़ रहा है, उसको झेलना आना चाहिए, ठीक है ना. और उसके साथ साथ में पंक्चर्स की अगर एबिलिटी की बात करूं मैं, पंक्चर क्या, जैसे आप फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लेके जा रहे थे, है ना, रास्ते में क्या हुआ, आपकी कुछ नुकीली चीजें आई या गाड़ी में कुछ नुकीली चीजें रखी हुई थी, वो हल्की सी पंच कर गई और प्रोडक्ट में उसने एक हल्का सा छेद कर दिया और उसके अंदर भरा था लिक्विड डोजेस फॉर्म. क्या हुआ, सही समय पे आप ले जा पाओगे उसको, बचा पाओगे? नहीं ना. क्या होगा उसका, सोचिए जरा. लिक्विड पूरा बाहर निकल के आ जाएगा ना, और लिक्विड जब पूरा बाहर निकल के आ गया तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट खत्म, ठीक है ना. सो यही होता है कंप्रेशन, शॉक, पंचर, एब्रेसिवनेस. ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है. तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इट शुड नॉट add or subtract any material, ठीक है. मतलब क्या है, सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलता हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना समझ में आ जाएगा. बस इधर बोर्ड पे ध्यान बना के रखो. यही देख रहे हो ना सब, ऐसा तो नहीं है कि इधर उधर कहीं गाना वाना चल रहा हो, मस्त घूम रहे हो, नहीं ना. पढ़ने के लिए आए हैं तो जरा देखिए गौर से मैं क्या समझा रहा हूं, ठीक है. सपोज दिस इज द प्रोडक्ट, राइट. इसके अंदर आपने एक प्रोडक्ट भरा था जिसका कंपोजिशन क्या था, x प्लस वाई. दिस इज द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच वी नीड, राइट. अब क्या हो, मैंने क्या कहा
कि इट शुड नॉट ऐड, क्या बोला मैंने, हाईलाइट करता हूं, ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी मटेरियल फ्रॉम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मटेरियल्स। क्या मतलब है इसका कि सिंपल सी बात है, दो कंडीशंस हैं, x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये कंपोजिशन सेम है, राइट। मैंने क्या बोला, ना तो ये ऐसा कर दे कि एक्स वाई के साथ में ये जेड मिल जाए हमें, जो हमारे किसी काम का नहीं था, पता पड़े वो बीमार कर दे या प्रोडक्ट ही खराब कर दे वो, और या फिर ऐसा ना हो कि हमने दिया तो था एक्स प्लस वाई, उसमें से वाई गायब हो गया प्रोडक्ट में से, भेजा मैं निकला तो घर से दोनों हाथ के साथ में था प्रोडक्ट के रूप में ना, और वो जहां पहुंचना था वहां पहुंचते पहुंचते बचा मेरा सिर्फ एक हाथ किस मतलब का है, नहीं ना, सेम है। या फिर ऐसा कि काम तो मेरे को सिर्फ दो हाथ का काम है, तीसरा हाथ भी बेकार, और वहां पहुंचते पहुंचते तीसरा हाथ आ गया मेरे पास, जादू से निकला करते हुए, किसी काम आएगा, नहीं आएगा। सेम, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि इट शुड नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट एनी मटेरियल फ्रॉम फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म, राइट। चौथा पॉइंट जो आपको मैं बताता हूं वो ये कि इट शुड बी चीप, शीप नहीं, चीप, भेड़ नहीं बनाना उसको, है ना, इट शुड बी चीप, शीप नहीं चीप, ठीक है, चीप होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि 10 रुपए की जो टैबलेट है हमारा डोजेस फॉर्म, 10 रुपए उसको बनाने में लग रहा है, लेकिन उसकी पैकेजिंग हो रही है 50 रुपए की, हमको मिल रहा है 60 रुपए में, 10 रुपए की दवाई 60 रुपए में मिल रही, कोई खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, वो ये बोल देगा आपको किसी और के साथ दे दो, हम ले लेंगे, नहीं चाहिए आपका पैकेज, अपना रखिए, ठीक है। सेम यही कंडीशन है। अब जरा बात करें, अगर चीप होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि वो क्या होना चाहिए, वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, ये जनरली आप देखते हैं ना, ये लिख के आ जाता है कि आउट ऑफ स्टॉक, खत्म, मिल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलना चाहिए, इजीली अवेलेबल हो, तो ही हमारी आइडल प्रॉपर्टीज होगी ना, तभी तो वो हमारा आइडल कहलाएगा। आइडल क्या होता है? आइडल मतलब कि उसके जैसा बनना है, ठीक है। सो वही है, पैकेजिंग अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये सारी की सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। कौन कौन सी क्वालिटीज, एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूं, 10 सेकंड से 15 सेकंड लगेगा। पहला, इन्वायरमेंट कंडीशन से प्रोटेक्ट करे। कौन कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे आपके लाइट है, मॉइस्चर, एयर, माइक्रोब्स, इन सब से प्रोटेक्ट करे। दूसरा मैंने बोला मैकेनिकल हैजार्ड्स, मैकेनिकल हैजार्ड जैसे शॉक हो गया, पंक्चर, एब्रेसिवनेस, कंप्रेशन। कंप्रेशन शब्द आपने और कहीं पढ़ा है क्या? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर आपने पढ़ा होगा, मेरे को बताना वो कंप्रेशन और डिस्कम्प्रेशन में क्या फर्क है, ठीक है। इसके साथ इजीली अवेलेबल होना चाहिए, और ना तो कोई ऐड करो ना ही सब्सट्रैक्ट करे। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ग्लासेस पुराने जमाने में हम यूज करते थे मटेरियल्स को ले जाने के लिए, लेकिन क्या होता है ना, ग्लास की जो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ग्लास जो होता है ना, वो अपने अंदर से अल्कली मटेरियल्स को लीच करता है, और उसके अंदर से अल्कली मटेरियल्स को निकाल के वो सब्सटेंस में ऐड करता है, ठीक है। सो लीचिंग की प्रोसेस जो होती है, क्या करता है वो करता है अल्कली लीचिंग, ठीक है, ये अल्कली लीचिंग करता है वो, ठीक है। ये टेंडेंसी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, राइट, तभी तो आइडल कहलाएगा, ठीक है ना। सो दीज आर दी आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ पैकेजिंग, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर जंप करते हैं। जो क्या है, पैकेजिंग मटेरियल्स को स्टार्ट करने से पहले कितने प्रकार के पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सो पैकेजिंग मटेरियल्स, पैकेजिंग में अभी तक मैंने क्या बताया कि पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, ठीक है, पैकेजिंग मटेरियल का कंपोजिशन क्या होता है और उसकी आइडल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं पैकेजिंग मटेरियल की टाइप्स को, ठीक है। सो जनरली ना पैकेजिंग मटेरियल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राइमरी,
दूसरा जो होता है वो होता है सेकेंडरी, तीसरा जो होता है वो होता है टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल। अब जरा समझिए कि प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी क्या होता है। हाँ, ये इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा आपको। ठीक है, दिस इज द इंक, राइट। ये इंक की बॉटल है। हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है, हम जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट, वो कहाँ है, अंदर। दिस इज द प्रोडक्ट, जो अंदर वो प्रोडक्ट है। और वो उस प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो है प्राइमरी पैकेज मटेरियल। मतलब कि जो बॉटल आप देख रहे हैं ये प्राइमरी पैकेज मटेरियल है। मैंने आपको बताया था कंटेनर क्लोजर, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि कंपोजिशन में क्या बताया था कि एक कंटेनर रहता है, क्लोजर रहता है, और फिर कार्टन्स और बॉक्सेस रहते हैं आपके, और उसके बाद में कुछ अलग दूसरी चीजें रहती है, अदर मटेरियल्स, वो भी बताएंगे। ठीक है, सो आपको समझ में आया, दिस इज द प्राइमरी पैकेज। इसके बाद क्या है, मैंने बोला सेकेंडरी प्राइमरी, मतलब सेकेंडरी पैकेजिंग मटेरियल। इस प्राइमरी पैकेज मटेरियल को जिस मटेरियल के अंदर रखते हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी मटेरियल। समझ में आया? मतलब क्या समझ रहे हो आप, छोटे छोटे कार्टन्स और बॉक्सेस जो हैं वो सेकेंडरी मटेरियल्स का टाइप है। अब इसके अलावा प्राइमरी सेकेंडरी मटेरियल्स जब आपको आई होप समझ में आ गए हैं, सो प्राइमरी सेकेंडरी मटेरियल्स के अलावा अब आते हैं टर्शरी मटेरियल्स। टर्शरी मटेरियल्स का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम एंसिलरी मटेरियल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंसिलरी मटेरियल्स क्या होते हैं, सो कंफ्यूज मत होइएगा, उसका सिंपल सा मतलब है टर्शरी पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर जो आते हैं आपके, उसमें जनरली क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है प्लास्टिक। प्लास्टिक के बाद में हमें पढ़ना है मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के साथ साथ हमें क्या पढ़ना है, इसमें आपके पढ़ना है प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया, उसके बाद में आपको पढ़ना है ग्लास। ठीक है, और इसके बाद में आपको पढ़ना है रबर। ये चार चीजें आपको प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आएगा कि प्राइमरी पैकेज मटेरियल्स क्या है। सेकेंडरी पैकेज मटेरियल समझ में आया क्या है? सेकेंडरी पैकेज मटेरियल वो पैकेजिंग मटेरियल्स होती है जिसके अंदर हम प्राइमरी मटेरियल्स को रखते हैं। नाउ वी विल जंप ऑन एंसिलरी मटेरियल्स। एंसिलरी मटेरियल्स का क्या मतलब है, एनी आइडिया किसी को? ठीक है, एंसिलरी मटेरियल्स का मतलब होता है ऐसे मटेरियल्स, एंसिलरी मटेरियल्स का सिंपल सा मटेरियल ऐसे मटेरियल्स जो प्राइमरी और सेकेंड मटेरियल्स के साथ में हम रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल समटाइम इंक जो होती है वो, है ना, उसके बाद में कैप जो होता है ऊपर से दूसरा कैप वो, उसके बाद में PIL, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट। दिस इज पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, वी कॉल्ड इट पिल। ठीक है, सो ये इसके अंदर होनी चाहिए। So this is all about the primary packaging materials. Okay, so from हम आज की अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं दूसरी चीजें भी कवर करा दूंगा। दूसरी चीजों के अंदर अब जो प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल्स जो मैंने आपको बताया अभी, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि प्राइमरी पैकेज मटेरियल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी पैकेज मटेरियल्स क्या होते हैं, टर्शरी पैकेज मटेरियल्स क्या होते हैं। ठीक है, सो जो चैनल पर नए हैं मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इट मे बी अ सिंगल सब्सक्रिप्शन और सिंगल सब्सक्राइब और सिंगल लाइक फॉर यू, बट फॉर अस इट मीन्स अ लॉट। देयरफॉर जस्ट प्लीज सपोर्ट अस। और अगर आपको किसी भी सब्सटेंस के लिए, मतलब किसी भी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत आती है ना, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो कंसेप्ट की इंटरमिक्सिंग करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बहुत मजा आएगा। लिटरली आप मान के चलिए कि एक बार अगर आप कंसेप्ट्स के कोर को समझ गए ना, कंसेप्ट्स के कोर को समझ गए, आप इजीली कंसेप्ट समझते हुए चले जाएंगे। सो ठीक है,
सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके सब्सक्राइब कर दो प्लीज, और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि रेगुलर डेली बेसिस पर जो आपको वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगा वो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचती जाए। ओके, बाय बाय गाइस।